प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित लेखक संजीव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है आरोहण का अध्ययन करने जा रहे हैं। आरोहण के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कहानीकार संजीव द्वारा रचित आरोहण कहानी हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 में संकलित की गई है। आरोहण संजीव की एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की जिंदगी को रेखांकित करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी मेहनतकश लोग हैं उनकी जिंदगी का चित्रण संजीव द्वारा आरोहण कहानी में किया गया है। पहाड़ी लोगों की सरलता, निश्चलता के बरक्स शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को सामने रखकर संजीव ने इस कहानी में कई प्रश्न उठाए हैं। पहाड़ी लोग सरल हृदयी होते हैं, सरलता के भाव से भरे होते हैं। पहाड़ी लोगों की सरलता और उनकी निश्चलता को इसमें दिखाया गया है। दूसरी ओर जो शहरी जीवन की दिखावट है और बनावट है उसको सामने रखकर लेखक संजीव ने इस कहानी में कई प्रश्न भी उठाए हैं। घटना प्रधान और संवाद संकुल होना इस कथा की विशेषता है जो इसे पठनीय भी बनाती है। यह जो कथा है इसमें घटना प्रधान और संवाद संकुलता का गुण विशेष रूप से देखा जा सकता है। इस कारण से यह पठनीय भी बन पड़ी है और पाठक के मन में विचारोत्तेजना भी पैदा करती है। आरोहण कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। रूप सिंह अपने गांव माही पूरे 11 वर्ष बाद लौट रहा था। जैसे ही बस स्टॉप पर रुकी, बस ने उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर नीचे उतार दिया और उसके बाद बस आगे बढ़ गई। रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 वर्ष बाद, पूरे 11 साल बाद वह लौट रहा था अपने गांव और उसके गांव का नाम था माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। एक अजीब किस्म की, एक विशेष विचित्र प्रकार की लाज, लज्जा का भाव उसके चेहरे पर आ रहा था। अपनत्व यानी अपनेपन से भरा हुआ भाव भी उसके मुख पर आ रहा था और झिझक भी उसे घेर रही थी। हिचकिचाहट के भाव से भी वह भर रहा था। इस प्रकार से एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक के भाव से वह घिर उठा। ये सभी भाव उसके चेहरे पर आते जाते दिखाई पड़ने लगे। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा? इतने साल यानी इतने वर्ष वह कहाँ रहा और इतने वर्षों के बाद वह लौटकर क्यों आया है। कोई खतो किताबत से आशय है कोई पत्र व्यवहार, कोई खतो किताबत नहीं किया गया, कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। 11 वर्षों की इस समयावधि में उसने किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी नहीं किया, कोई खतो किताबत भी नहीं की और 11 साल की लंबी अवधि के बाद रूप सिंह अपने गांव माही लौटा है। एक दिक्कत और थी, एक परेशानी और थी, एक कठिनाई और थी। 11 साल बाद भी कोई मुकम्मिल सड़क न बन पाई थी माही के लिए। मुकम्मिल से आशय है स्थायी, कोई स्थायी सड़क नहीं बन पाई थी जिसके द्वारा वह आगे बढ़ता हुआ अपने गांव माही पहुंच सके। सड़क का निर्माण भी अभी तक नहीं हो पाया था। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी। अगर रूप सिंह को अकेले ही अपने गांव जाना पड़ता तो क्या तो सड़क और क्या पगडंडी। वह तो सड़क के माध्यम से अथवा पगडंडी के माध्यम से चला जाता। पगडंडी से आशय है पैदल चलने के लिए जो पतला सा रास्ता होता है, उस पैदल चलने वाले
डंडी पर भी, पतले रास्ते पर भी वह अपने गांव माही चला जाता। मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है। अकेला तो चला जाता, लेकिन यदि और कोई साथ में हो तो विचार करना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। साथ में शेखर कपूर था, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति शेखर कपूर इसके साथ में था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे आईएएस ट्रेनी। गॉडफादर से आशय है उसके धर्मपिता, और कपूर साहब का लड़का, और दूसरे आईएएस ट्रेनी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनी, प्रशिक्षु, भारतीय प्रशासनिक सेवा का यह ट्रेनी था। ट्रेनी से आशय है उसका प्रशिक्षु था, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। अब तो ऐसे खासम खास से आशय है अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लिवा जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ न। अगर कोई इस प्रकार का अति विशिष्ट मेहमान है, अगर वह उसके गांव जाएगा और वह पैदल पांव जाएगा, तो यह तो उसके गांव की पूरी तरह से तौहीन कराना ही है। तौहीन से आशय है अपमान कराना ही है। यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदल अपने पांवों से उसके गांव तक जाएगा, तो यह तो उसके गांव की तौहीन कराना ही है, उसके गांव का अपमान कराना ही है। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था। बाइनोक्यूलर, दूरबीन जैसा एक यंत्र जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। इस प्रकार शेखर अपने बाइनोकुलर से पहाड़ों को देख रहा था, घाटियों को देख रहा था, मगर लेकिन रूप सिंह आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को वह देख सकता था। उसका गांव वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था और उसे गांव आए हुए 11 साल का समय व्यतीत हो चुका था। इस प्रकार वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को, और उसके गांव का नाम था माही। यह दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी। अभी उसे अपने गांव माही पहुंचने के लिए कई पहाड़ पार करने पड़ेंगे, नदियां और कई घाटियों को भी पार करना पड़ेगा। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा। जो पहाड़ उसके सामने पसरा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो कोई विशाल डायनासोर हो, उस तरह वह पसरा हुआ था, फैला हुआ था। फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी, उसके बाद में उसने देखा जो उसके पीछे की जो जर्द परतें हैं, जर्द से आशय है पीले रंग की, यानी पीली परतों को उसने देखा, जिन पर बादल और धुंध से आशय है धुंधलापन लिए हुए, फफूंदियों से आशय है काई जैसा एक पौधा जमी हुई थी। इस प्रकार से उसे यहाँ का दृश्य दिखाई पड़ रहा था। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचना था उसे। वह जब यहाँ जिस स्थान पर बस ने उसे उतारा है, वहाँ से जब वह अपने गांव पहुँच जाएगा, तब वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। अभी वह 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। 6,000 फीट की ऊंचाई से चलता चलता 15 किलोमीटर का रास्ता जब वह पार कर लेगा, तब वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उसने कलाई पर बंधी अपनी इंपोर्टेड घड़ी पर नजर गड़ाई। इंपोर्टेड से आशय है आयातित घड़ी पर, जो विदेश से मंगवाई गई थी, उस घड़ी पर उसने नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। 15 किलोमीटर तक का सफर पार करने में उसे शाम तक का समय लग जाएगा। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या?
चाय पीने लगे। चाय का गिलास थामने के साथ ही उसने एक उड़ती सी नज़र अपने चारों तरफ देखी, चारों तरफ का मौका मुआयना किया, अच्छे से उसने देखा और उसके बाद चाय वाले से पूछा कि यहाँ कोई घोड़ा वगैरह मिलता है अथवा नहीं मिलता है। आपको कने जाना छावा, आपको कहाँ जाना है? माही सरगी से पहले का गांव। उत्तर दिया, हमें माही जाना है। और माही सरगी से पहले जो गांव पड़ता है उसका नाम है माही। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा। दरियाफ्त से आशय है जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना। खुद से ही वह इस बात को जानकारी प्राप्त करने लगा कि माही तक के लिए किस प्रकार से घोड़े इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं। चाय वाले ने कहा कि यहाँ से यानी इस स्थान पर से, इस जगह पर से डाक बंगले के लिए और मशरूम सेंटर यानी जो कुकर मुत्ता का केंद्र है वहाँ तक तो घोड़े जाते हैं। लेकिन माही तभी जैसे कुछ याद आया उसे, उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए महीप, तू वकी जाना छू, तू वहां जाएगा? अरे माही, माही जाना है इन लोगों को, तू माही जाएगा? लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। वह जो लड़का था वह किसी बुजुर्ग की तरह, बहुत अनुभवी व्यक्ति की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, उदास था, उदासीन सा। उसने थोड़ी गर्दन फेरी लेकिन उसने बोला कुछ भी नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था। वह तो अभी गोरे चिट्टे रंग का था और मासूम सा दिखने वाला यह जो लड़का है जिसका नाम है महीप, और उसने उड़ा हुए यानी फीके पड़े हुए रंग, नीले रंग की पहाड़ी पतलून पहन रखी है और सलेटी स्वेटर उसने पहन रखा है। और इस प्रकार का यह गोरे रंग का मासूम सा दिखने वाला लड़का है। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। लड़का 9-10 वर्ष की उम्र का था और अभी तो उसके चेहरे से मासूमियत ही प्रकट हो रही थी। उसको देखकर शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया, ये जा सकेगा? जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहाँ सवारियां मिलती ही कहाँ है? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है। अगर आप लोग चले जाएंगे तो फिर सवारियां नहीं मिलेगी, फिर तो इसको बैठकर यहाँ मक्खियां ही मारनी है। घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो, यानी यह यहाँ पर धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही तो आया है। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था। मेहनताना से आशय है घोड़ों के लिए जो मजदूरी थी वह चाय वाले ने ही तय कर दी थी। 2 घोड़ों के 100 रुपये, 2 घोड़ों के लिए 100 रुपये मेहनताना तय कर दिया गया था। चल पड़े वे एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। एक घोड़े पर शेखर सवार हो गया और दूसरे पर रूप सिंह सवार हो गया। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदो। रास्ता पहले ठीक ठाक था लेकिन उसके बाद जैसे ही यह आगे बढ़ा तो एक उजला सा चंदो, चंदो से आशय है एक सामियाना सा, एक उजली सी चादर सी जहां तहां दरकने लगा था। दरकने से आशय है फटने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, कहीं पर धूप की सुनहरी पट्टी आ जाती और उसके पश्चात जैसे ही पहाड़ की छाया आती तो वहां पर स्याह पट्टी आ जाती। स्याह से आशय काली सी पट्टी आ जाती। मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पगुरा रहा से आशय है जुगाली कर रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था।
जो सफ़ेद लाइनें हैं, जो सुनहरी लाइनें हैं, जो काली स्याह लाइनें हैं, ये पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का। कौन किसका पैबंद था ये पता ही नहीं लग रहा था। चढ़ाइयाँ और ढलाने, चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, इस प्रकार से चढ़ाइयाँ और ढलाने, चढ़ाई और उतराई। बीच बीच में जहाँ तहाँ उगे छोटे छोटे घरौंदे, छोटे छोटे घर, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुर मुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो, दूर तक बिखर गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए। दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था मानो बादलों के पंख लग गए हैं, जो झर झर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। ये बादल जिनके पंख से लग गए थे और वे उनके अगल बगल में यानी इनके इधर उधर झर झर कर उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के, कहीं कच्चे पहाड़ कहीं पक्के पहाड़। नीचे घास दिखाई पड़ रहा है, लताएं हैं, सुंदर सुंदर बेलें हैं और पेड़ों की कहीं पर फीकी तो कहीं चटक हरियाली है, कहीं पर हल्की और कहीं पर बहुत गहरी हरियाली दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार की दृश्यावली बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। पहाड़ कहीं कच्चे हैं तो कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सूपिन, सूपिन नाम की नदी बह रही थी। सूपिन से आशय है सांप की मारी, अभागिन सूपिन। यह जो सूपिन है सांप ग्रस्त है, सांप की मारी सूपिन नदी। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दिला सुर। अदृश्य जो दिखाई नहीं पड़ रहा हो, छिपा हुआ हो, नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, बहुत ही पतला सा सुर सुनाई पड़ रहा था। नीची ऊंची नीची डांडियों माँ, हे कुहेड़ी ना लाग तू। ऊंची नीची डांडियों माँ, डांडियों माँ से आशय है पहाड़ों पर। हे कुहेड़ी, हे कोहरे, ना लाग तू। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खट खट खर खर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। घोड़े खुर और घोड़ों की टाप के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, खटखट की आवाज आ रही थी, खर्र खर्र की अस्पष्ट ताल सी बज रही थी, उसके साथ में जो ये गीत गाया जा रहा था, ऊंची नीची डांडियों माँ, हे कुहेड़ी ना लाग तू। ऐसे लग रहा था यह गीत जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। ऊंचे नीचे पांखों माँ, हे घसेरी ना जाए तू। घसेरी यानी हे घास वाली। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डांडियां माँ, हे हिलांस ना बास तू। हिलांस से आशय है एक विशेष प्रकार का पक्षी, बास से आशय है बसेरा करना। ऊंची नीची डांडियों माँ, हे हिलांस ना बास तू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कोहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि ए कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम न लगो जाकर। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर। लड़की कहती है कोहरे से कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम मत लगा करो, और कोहरा लड़की से कहता है कि तुम इन ऊंची नीची पहाड़ियों में मत जाया करो। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे, परिंदे से आशय है पक्षी को भी, हिलांस नाम के पक्षी को भी आगाह करती है। आगाह करना, सतर्क करती है, सावधान करती है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाया करे। बसेरा से आशय है अपना घोंसला न बनाया करे। मगर तेरी आवाज भर्रा क्यों गई बताते बताते। शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। शेखर ने पीछे मुड़कर देखा, रूप सिंह की आवाज भर्रा रही थी, उसका गला भारी हो रहा था और
उसने पूछा, शेखर ने पूछा रूप सिंह से कि तेरी आवाज़ भर्रा क्यों रही है, फटी फटी सी, मोटी मोटी सी तेरी आवाज़ क्यों हो गई है। यह एक दर्द की टेर है, टेर यानी पुकार है, ये दर्द की पुकार है, इसलिए आवाज़ भर्रा रही है शेखर साहब। आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ वही, ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहाँ उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। कुहासा यानी कोहरे का पहाड़ी जीवन में क्या महत्व है, इस बात को तो कोई पहाड़ी व्यक्ति ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नजर नहीं आते। नेह से आशय है स्नेह के, प्रेम के, नाते मानी रिश्ते भी नजर नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। इस प्रकार से नेह के नाते तक नजर नहीं आते हैं। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला सिवाय खुरों की आवाज़ों और गीत की धीमी पड़ती लय के। जो घोड़ा चल रहा था उसके खुरों की आवाज़ आ रही थी और गीत की वह जो लय सुनाई पड़ रही थी वह भी अब बहुत धीमे धीमे स्वर में ही सुनाई पड़ रही थी, जिसकी हिलकोरों में अग जग डूब उतरा रहा था। हिलकोरों से आशय है उसकी स्वर लहरी में अग जग से आशय है पूरा संसार ही डूब उतरा रहा था। सारी ध्वनियां सो गई थी, सारी आवाजें अब खामोश हो गई थी। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप ठमक गया यानी रुक सा गया। इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को, इसी जगह मैंने भूप दादा को धक्का दिया था। धकेला था क्यों? शेखर भी रुक गया। भूप दादा को क्यों धकेला था? शेखर भी रुक गया। वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड, भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भागने जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ न सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें। यहाँ इसी जगह वे संभल न सके और फिसल गए। भूप दादा को धक्का देने की पूरी दास्तान रूप सिंह ने सुनाई। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं। पेड़ के इस तरफ तो भूप दादा और दूसरी तरफ मैं से आशय है रूप सिंह। झूलने लगे हम दोनों। इस प्रकार हम दोनों झूलने लगे, भूप दादा और रूप सिंह दोनों झूलने लगे। बीच में थे हमारे हाथ, बहुत सख्त जान थे भूप दादा। रूप सिंह ने बताया कि भूप दादा बहुत ही सख्त जान थे, यानी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत मजबूत थे। बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। गफलत से आशय है अपनी खुद की असावधानी से, खुद की गलतफहमी से वे फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे, खुद को वो अपराधी भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी। भुइला से आशय है छोटे भाई, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा, उन्होंने पछतावे से भरे हुए भाव से पूछा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी छोटे भाई। वे खीज भरी हंसी हंस रहे थे। खीज भरी से आशय है चिड़न से भरी हुई हंसी वे हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे, मेरे बदन की जांच पड़ताल कर रहे थे कि कहीं खरोंच, चोट इत्यादि तो नहीं आई है। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी ओर अपनी खरोंचों पर लगाया। पत्ते उन्होंने निचोड़े मेरी खरोंचों पर और खुद की खरोंचों पर उन्होंने उन पत्तों का रस लगा दिया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। रूप सिंह ने यहाँ यह भी बताया कि भूप दादा ने उस दिन जो मेरा हाथ छोड़ा था उसके बाद आज दिन तक भूप दादा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा।
महीप रुककर उन्हें देखता रहा। महीप जो घोड़ा लेकर उनके साथ साथ चल रहा था वह रुका और वह उनको देखने लगा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही ऐड लगाई। महीप ने घोड़ों को नहीं हाँका तो रूप सिंह ने घोड़ों को ऐड लगाई, यानी घोड़े को हाँकना शुरू किया। तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह कैसी चढ़ी थी चढ़ाई, हमने उस दिन क्या बताएं, पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल न आती। रॉक क्लाइंबिंग से आशय है चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना। यदि पर्वतारोहण जानते तो इतनी परेशानी नहीं आती। बच्चे की तरह बोल उठाता शेखर, वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। ट्रेनिंग से आशय प्रशिक्षण, वो सारा प्रशिक्षण तो आपके पिताजी की मेहरबानी से ही प्राप्त हुआ है। मैं आज जितनी ऊंचाई पर जा सका हूं उस सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाक़ये के साल भर बाद हुई। उनसे मुलाकात, उनसे भेंट मिलना तो इस वाक़ये के बाद, इस घटना के बाद साल भर बाद ही हुई। अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए हैं आप। रूप ने एक उस्तादाना से उस्ताद यानी शिक्षक जैसी उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा पहले आप बताइए कि आप कितना जान पाए हैं। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती थी और न शेखर को। पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ने को पर्वतारोहण कहा जाता है। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न तो रूप सिंह को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती थी और न ही शेखर को। और यह आरोहण ही, आरोहण मानी ऊपर चढ़ना, पर्वत पर ऊपर चढ़ना आरोहण कहलाता है। ये आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। एक सूत्र में जोड़ना यानी आपस में मिलाए हुए था। मैं, शेखर ने नीचे देखे बिना ही हाँ करते हुए प्रशिक्षणार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। जिस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से बातों को याद रखता है, उसी प्रकार से इसने भी एक प्रशिक्षणार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, सबसे पहले कोई दरार यानी कोई चटकन तलाशते, कोई दरार तलाशते और फिर राख पिटन लगाते और उसके बाद चट्टान में गड्ढा करते। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार न मिली तो, अगर कोई चटकन नहीं मिली, कोई दरार नहीं मिली, चट्टान में कोई दरार दिखी नहीं, तो फिर राख पिटन कैसे लगाते? तो ड्रिल करके लगाएंगे। उत्तर दिया गया। तो उसके बाद इसको ड्रिल किया जाएगा। ड्रिल से आशय इसको खोदा जाएगा। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे रॉक पिटन, फिर एंकर। पहले रॉक पिटन लगाएंगे और उसके पश्चात एंकर लगाएंगे यानी लंगर उस पर लगाएंगे और फिर आगे आगे डिसेंडर लगाएंगे। डिसेंडर से आशय है नीचे उतरने में प्रयुक्त यंत्र यानी जो सीढ़ी नुमा यंत्र काम में लिया जाएगा, डिसेंडर, फिर वो लगाएंगे। नो रोप लैडर यानी रस्सी की सीढ़ी लगाएंगे। रोप लैडर लगाएंगे। रोप लैडर से आशय है रस्सी की सीढ़ी लगाएंगे। आधिकारिक भाव से रोक दिया गया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, उसने कहा कि कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच देन गार्डनिंग यानी पहले उसको देखो, पहले देखो और समझो, तब उसके बाद समतल या चौरस बनाना कि आगे किस प्रकार से आपको कदम उठाना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसके लिए समतल या चौरस बनाना। फर्स्ट वॉच देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना, फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है और जिस पर्वत पर आप चढ़ रहे हो उस पर्वत पर किस तरीके के पत्थर हैं, किस जाति के पत्थर हैं। इग्नियस है, ग्रेनाइट है, मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका है, किस तरीके का पत्थर है, उस पत्थर के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है।
वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हें इन सब की जानकारी नहीं होगी तो पर्वतारोहण करते समय, पर्वत पर चढ़ते समय अव्वल तो यानी सबसे पहले तो आपको सपोर्ट नहीं बना पाओगे, यानी कोई सहारा ही नहीं बना पाओगे। बन भी गया तो फीरे पेलिंग नहीं होगी। फीरे पेलिंग से आशय है कि आप मुक्त भाव से पीछे हट नहीं पाओगे। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस, दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोही से आशय है ऊपर चढ़ने वाले। आरोही चढ़ाई करने वाले, जो पर्वत पर चढ़ने वाले हैं, वो दोनों ही बहुत उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते, आरोहण के यानी पर्वत की चढ़ाई के बहुत सारे दुस्साहसिक अभियानों पर वे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें इतना भी भान न हुआ कि ढलान से उतरकर कब के वे बीच के मैदान में चले आए थे, और इतना भी उनको भान नहीं हुआ, इतना भी उनको पता नहीं चला कि ढलान से वो कब उतरे और कब वे समतल मैदान तक पहुंच गए थे। और अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से सकरा होता चला जा रहा था। और अब धीरे धीरे जो मैदान था वह पर्वत श्रृंखलाओं के आपस में कसते जाने से थोड़ा और सकरा होता चला जा रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, बहुत ही आसान सवाल थे। अब कुछ मुश्किल सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो, ख्याल रहे दोनों के बीच सूपिन है, कैसे करेंगे? दो पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों के बीच में सूपिन नदी बह रही है। आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे? रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। जब उन्होंने नजर घुमाकर पहाड़ों को देखा तो एक पहाड़ तो पिरामिड नुमा था, यानी मिस्र के पिरामिड जैसी बनावट का था, और दूसरा तनिक थोड़ा बहुत फ्लैट था, यानी सपाट सा था, जिसकी श्रृंखला यानी जिसकी चोटियां बहुत दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार के वृक्ष खड़े थे। देवदार खड़े थे जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। जो देवदार के वृक्ष थे उनको वह पहाड़ के रोए कहा करता था। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। वहां पर लाइमस्टोन का पत्थर उपलब्ध था। इस लाइमस्टोन को प्राप्त करने के लिए किसी ने इस पहाड़ का बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। ये तो लाइमस्टोन है, सीकरी जीन, यस नहीं, ओवरहैंगिंग भी है। ये एक पत्थर की जो लाइमस्टोन है, ये पत्थर की एक विशेष जाति होती है, एक विशेष जाति का पत्थर होता है लाइमस्टोन। ये तो लाइमस्टोन है, सीकरी जीन, यस नहीं, ओवरहैंगिंग भी है। ओवरहैंगिंग से आशय है बिना आधार के लटकता हुआ भी है, ऊपर की तरफ लटक रहा है और किसी आधार के साथ यह रुका हुआ भी नहीं है। हाँ है, तभी तो टफ है, तभी तो यह टफ है। टफ से आशय है तभी तो यह कठिन है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए, नदी को पार करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताकर टोक दिया, साहब जल्दी करो ने। महीप जो घोड़ा लेकर उनके साथ चल रहा था वह उकता गया। उसने टोकते हुए कहा, साहब थोड़ा जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की सकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद सकड़े रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। बेहद ही मानी बहुत अधिक चिपका हुआ सा सकरा सा रास्ता जिस पर उनको चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब, महीप ने कहा कि साहब बैठे रहो। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए, निर्देश देते हुए चल रहा था। वह घोड़ों को पुचकार रहा था, प्यार से आवाज देता हुआ घोड़ों को वह मार्गदर्शन, कुछ निर्देश भी दे रहा था। संभली के हीरू, संभली के यानी वह घोड़े को जिसका नाम था हीरू,
उसे कह रहा था कि संभल के चल हीरू, संभल के चल, ओए वीरू दाएं चल दाएं। और वीरू ये भी घोड़े का नाम है, यानी उसके घोड़े का नाम हीरू और वीरू। तो वह घोड़े हीरू और वीरू को वह निर्देश देता हुआ चल रहा था। अरे ले जाता है नदी माँ दाएं दाएं दाएं, संभली के। मगर जब सामने भेड़ें आ गई और भेड़ों के साथ साथ भेड़िया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी। चौकन्नी से आशय है बहुत ही सावधानी से भरी हुई नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। दोनों ही यानी शेखर और रूप सिंह 14-15 साल की उस सलोनी सी, उस सुंदर सी लड़की को देख रहे थे। अमा रूप, शेखर ने धीरे से कहा, पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी कोई, कभी प्रेम की चढ़ाई भी चढ़ी है। उस उम्र में अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो प्रेम के बारे में पूछ रहा है कि क्या पहाड़ की चढ़ाइयाँ तुमने बहुत चढ़ी है, क्या प्रेम की चढ़ाई भी कभी तुमने चढ़ी है? तुम्हारी उस उम्र में जिस समय प्रेम हो जाता है, कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो मगर उस उम्र में मुझसे काफी बड़ी। इतनी शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा। वह भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती। जब भेड़ें चराते उस दौरान ही यानी उस समय में ही हम आपस में मिल पाते, हमारी मुलाकातें हो पाती। इतनी ही हसीन भी थी न जैसी जितनी हसीन वह लड़की जो अभी इनके सामने दिखाई पड़ रही है, 14-15 वर्ष की। क्या वह लड़की भी इतनी ही हसीन थी, इतनी ही सुंदर थी? ये क्या है? उसके सामने सैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता। वह कह रहा है कि सैला इस लड़की से भी ज़्यादा हसीन थी, ज़्यादा सुंदर थी, और मैं उसकी गुलामी बजा लाता था, यानी गुलाम की तरह मैं उसकी आज्ञा मानता था। जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़ें हाँका करता। वह स्वेटर बुना करती और मैं उसकी भेड़ें हाँका करता। उसके लिए बुरुंस के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। उसके लिए बुरुंस के फूल भी तोड़ करके लाता जो उसको बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे ही ला करके देता। और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। शेखर ने थोड़ी सी ठिठोली करते हुए, थोड़ी हंसी मजाक करते हुए उससे पूछा कि तुम तो उसे बरुंस के फूल भी ला कर देते, फल भी ला करके देते, इसके बदले में वह तुम्हें क्या देती? वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। वह जो स्वेटर बुनती थी वह भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। वे न आते तो वह सब सामग्री मुझे प्राप्त हो जाती। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं है, कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से साबका पड़ा। उस दौरान कईयों से आशय है अनेकों से, यानी बहुत सारी लड़कियों से साबका पड़ा। साबका से आशय है संपर्क हुआ, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर सैला जैसी एक भी नहीं। वह अपनी पुरानी प्रियतमा के बारे में कहता है कि सैला जैसी एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। बातों में रस मिलना यानी बातों में आनंद प्राप्त हो रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ, संदेह हुआ, यह कहां
आ गया वह, यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चरागाह का नामो निशान नहीं। जब उस रूप ने आसपास का दृश्य देखा तो उसे कुछ खटका हुआ कि वह इस जगह पर आ गया। ऐसा तो उसने पहले अपने रास्ते में नहीं देखा था। यहाँ पर तो झरने झर रहे हैं और चरागाह का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई चरागाह का अस्तित्व भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोला, ए लड़के, तू हमें कहाँ लिवा जा रहा है? लड़के से पूछा कि तू हमें लेकर कहाँ जा रहा है? माही, महीप बोला। महीप ने कहा कि तुमको मैं माही ही लेकर जा रहा हूं। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहां भेड़ें चराने आते थे लोग। पहाड़ के धस में वो सब कब का दब ढक गया साहब। पहाड़ धस गए थे और वह जो मैदान है वह कब का ही धस गया, समाप्त हो गया। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। यह कह करके रूप पस्त हो गया। पस्त होने से आशय है हार सा गया। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात से आशय है वो सारे स्थान, वो सारे जगह सबके सब दब ढक गए भूस्खलन में। जो भूस्खलन हुआ यानी जमीन नीचे धसी, उसके अंदर वो सारे स्थान दब गए। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। शेखर ने कहा कि तुम्हारा इलाका बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग की तरह सुंदर है। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग। जो आखिरी गांव है उसका नाम है सुर्गी। सुर्गी से आशय है स्वर्ग। उसके कुछ आगे स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी यानी स्वर्ग की चढ़ाई। एक पहाड़ी स्थान का नाम है स्वर्ग रोहिणी। जब बर्फ पड़ती होगी सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जबी न लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड से आशय है भूस्खलन हुआ। वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा और ये खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल, फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी तो 15 किलोमीटर ये जाएगा, पैदल पैदल जाएगा और 15 किलोमीटर वापस लौटना भी है इसे। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही है। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा यह। जब बर्फबारी होती होगी, बर्फ गिरती होगी, उस दौरान यह लड़का क्या करता होगा, इसको उस समय क्या रोजगार प्राप्त होता होगा। ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। जिस प्रकार हिलांस पक्षी जाकर छुप जाता है, उसी प्रकार यह भी अपनी माँ की गोद में जाकर छुप जाता होगा। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओए महीप। और घोड़े वाले लड़के जिसका नाम था महीप, उसको उसने पुकारा, जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है। महीप ने कहा कि नहीं साहब, लौटते वक्त तो, वक्त यानी लौटते समय तो पैदल चल करके आना ही है, यानी पैदल चल करके ही आना है। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने? ये हीरू ये वीरू यानी तुम्हारे जो दोनों घोड़े हैं ये तुम्हारे साथ कब से हैं? इनका संग साथ तुमने कब से लिया? किस गांव का है? और महीप, तुम्हारा गांव कौन सा है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है? शेखर ने कहा कि इसके परिवार में इन दोनों घोड़ों के यानी हीरू वीरू के अलावा और कौन कौन लोग हैं। साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, बहुत ही यानी बहुत ज्यादा खराब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया, रोक लगा दी। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते हुए चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उसके फालतू सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार से वह अपने घोड़ों को निर्देश देते हुए चल रहा था, उसके लिए वह ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, बल्कि वह इस प्रकार के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देता। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की। आगे एक उजड़ी हुई यानी निर्जन सी पंचक्की थी, यानी पानी से चलने वाली चक्की थी। थोड़ी जगह थोड़ी चौड़ी थी, पानी रास्ते को
काट कर बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, दोनों घोड़ों को। महीप जो उनका घोड़े वाला व्यक्ति था, घोड़े वाला लड़का था, वह अपने घोड़ों को पानी पिलाता रहा। फिर वह खुद पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अतीत में लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए न आते, न रास्ता भटकते, न मेरी ज़रूरत होती, मैंने भी न वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते। और इस प्रकार से रूप ने मसूरी जाने तक की अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। और इस प्रकार रूप सिंह मसूरी में ही रहने लगा। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे। मगर यह लड़का एक ही घुन्ना है। घुन्ना से आशय है यह चुप रहने वाला है, कुछ बोलता ही नहीं। साहब इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे, महीप ने उन्हें चेताया। तो वे एक एक कर फिर सवार हुए घोड़ों पर। जैसे ही महीप ने कहा कि साहब बहुत ज़्यादा देर करने पर हम लौट नहीं पाएंगे, तब वे दोनों फिर से घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती। रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। अब तो माही की दूरी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही होनी चाहिए। बस उस डांडी यानी पहाड़ के पीछे, वह जो सामने वाली डांडी दिखाई पड़ रही है, डांडी से आसे पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे ही माही है। तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से, लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा। लड़के की औकात यानी लड़के की सामर्थ्य से भी ज्यादा बड़ा वह पत्थर था। फिर भी वह पिला पड़ा था, यानी पूरी ताकत से जुटा हुआ था उस पत्थर को हटाने के लिए। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया रूप। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेप गया, वह भी तो पहाड़ी ही है। जिस प्रकार के लोग होते हैं पहाड़ी, यानी बहुत मेहनती, बहुत मेहनतकश लोग होते हैं पहाड़ी। गांव करीब आता जा रहा था। वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। स्मृतियों यानी यादों के कपाट यानी दरवाजे खुल रहे थे। एक और सूपिन नदी थी, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। इस प्रकार अपने प्यारे वतन की, अपने बिछड़े चमन की यादों में खोता हुआ रूप सिंह शेखर के साथ में आगे बढ़ता रहा। और वह 11 वर्ष पहले इस स्थान को छोड़कर गया था। मसूरी में अब वह रह रहा था और 11 वर्ष बाद वह अपने वापस गांव माही गांव में लौट रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार लेखक संजीव द्वारा रचित कहानी आरोहण का प्रथम भाग पढ़ लिया है। इस कहानी का आगामी एवं अंतिम अंश लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।